जय हिंद बच्चों। आज हम एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी लाइफ पे बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स लिए और अपनी लाइफ के साथ साथ उन्होंने इंडिया को भी बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स दिलाए। और ये एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है जिन्होंने क्रिकेट के क्षेत्र में काम किया था, तो आप समझ ही गए होंगे, ये है MS धोनी। अब हम इनकी कुछ बहुत स्वीट शॉट्स देखेंगे जो इन्होंने अपने कैरियर में लगाए हैं। ये अपने हेलीकॉप्टर शॉट के लिए जाने जाते हैं, जैसा कि आपको बहुत अच्छे से मालूम ही होगा। जब आप इनके वीडियोस देखेंगे तो आपको कुछ चीज कॉमन यहाँ पर दिखेगी। इनके सारे सिक्सेस में एक चीज आपको हमेशा कॉमन दिखेगी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जब ये शॉट को मार रहे हैं तो कुछ शॉट इस तरह की ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रहा है। हर शॉट को, जो भी शॉट आप इनके देखेंगे, हर शॉट में ट्रेजेक्ट्री जो बन रही है वो कुछ इस तरह की बन रही है हर शॉट में। अब अपन ने जैसा कि मालूम ही अपन को कि हर चीज के पीछे कुछ साइंस होती है, तो इस ट्रेजेक्ट्री के पीछे क्या साइंस है उसका अपन लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने इनके शॉट सिलेक्शन में देखा, इनने जितने भी शॉट को प्ले किया उन सभी शॉट में एक ट्रेजेक्ट्री अपनी ये बन रही थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। मतलब इन्होंने शॉट को ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या फिर क्षैतिज दिशा में मारा और ना इसको ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में मारा। इन्होंने सारे जितने भी शॉट्स खेले जिसमें इनको 6 मिला, मैक्सिमम रेंज मिली, वो सारे शॉट्स में आपने देखा कि इन्होंने ना एक्स एक्सिस में शॉट को हिट किया और ना वाई एक्सिस में शॉट को हिट किया। इन्होंने जितने भी शॉट को हिट किया वो एक्स और वाई प्लेन में किया या फिर एक्स और वाई एक्सिस के बीच में किया। तो जब यहां पर हम बात करते हैं, किससे पहले हमने पढ़ा हुआ था कि v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन पड़ी थी, और s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी हमने एक इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये भी अपनी एक न्यूमेरिकल हमने इन तीन इक्वेशंस के ऊपर सॉल्व किया था। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं, अब हम मोशन इन प्लेन की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो शॉट सिलेक्शन जो धोनी ने किए, वो धोनी के जितने भी शॉट सिलेक्शंस थे वो एक्स और वाई दोनों एक्सिस में थे। तो यहाँ पे क्या ये इक्वेशंस जो हमने इतनी मेहनत से पढ़ी थी वो इनवैलिड हो जाएंगी, और अगर नहीं होंगी तो कैसे यूज करेंगे, आज हम इन्हीं चीजों को सीखेंगे। बच्चों यहाँ पे एक चीज आप लोगों को और देखना है, यहाँ पे जब कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मोशन करता है तो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट, और उसके बाद एक हो जाएगा क्षैतिज कंपोनेंट या फिर एक्स एक्सिस में या फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कह सकते हैं हम इसको। तो आप देख रहे हैं जिस तरह से ये एंगल, ये जो एंगल है, जब ये एंगल की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एंगल की वैल्यू इंक्रीज होने पर हम देखेंगे हमारे शॉट्स जो होंगे वो ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे इस एंगल की वैल्यू चेंज होगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर साइन में कि जब जैसे जैसे साइन में हम एंगल्स की वैल्यू को चेंज करते हैं, तो जीरो किया हमने तो साइन की वैल्यू जीरो, जब हम थोड़ा एंगल इंक्रीज करते हैं साइन की वैल्यू थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाती है, फिर थोड़ी और एंगल इंक्रीज करने पर हमारे पास वैल्यू होती है 1/√2, ये भी बड़ी वैल्यू है। कैसे मालूम पड़ा हमको, तो अगर हम क्या करेंगे 1/√2 को सॉल्व करेंगे तो 1/√2 इंटू √2/√2 इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, और ऐसा करने पर हमें मिलेगा √2/2 विच इज ग्रेटर देन 1/2। 1/2 की वैल्यू जो होगी वो होगी 0.5 और इसकी वैल्यू मोर देन 0.5 होगी। इसी ऐसी जब हमने थोड़ी सी और एंगल को इंक्रीज किया तो हमें √3/2 मिला, और जब हम लोग एंगल को 90 डिग्री कर देते हैं, एंगल को 90 डिग्री एंगल पे करने पर हम देखते हैं हमारी जो बॉल होगी वो क्या होगी, एग्जैक्टली ऊर्ध्वाधर अक्ष पे चली जाएगी, और इस केस में क्या होता है, बैट्समैन आउट हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत बार कि जब कोई बैट्समैन शॉट को प्ले करता है तो शॉट को प्ले करते टाइम कोई बॉल ऊपर चली जाती है, और उस केस में क्या होता है, वो आउट होता है, और जो उसको रेंज कवर करनी है 6 लेने के लिए वो रेंज वो कवर नहीं कर पाता है, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से अपन को क्या समझ में आया कि जब हम क्रिकेट में शॉट को प्ले कर रहे हैं तो उसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट है वर्टिकल, जिसको ऊर्ध्वाधर कह सकते हैं हम। अब ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन पे। जैसे जैसे हम एंगल को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारी वैल्यू बढ़ती जा रही है, मतलब हमारी जो वेलोसिटी इस तरफ होगी वो कम होती जाएगी। तो हमको यहाँ से समझना है कि जो इस एक्सिस में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है
वो होगा u साइन ऑफ थीटा। अब दूसरी तरफ बात करते हैं, जैसा कि हमने धोनी के जितने भी शॉट्स में देखा, सभी शॉट्स में जो एंगल था वो बहुत ज्यादा नहीं था, ना बहुत ज्यादा कम था और ना बहुत ही ज्यादा ऊपर था। तो हम देख रहे हैं कुछ एक पर्टिकुलर एंगल या 30 डिग्री या 40 डिग्री के आसपास हम देख रहे हैं, हमारे उन्होंने जितने भी शॉट्स खेले वो 30, 40, 50 के आसपास हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कॉस में, तो कॉस में देखते हैं, कॉस में जब जीरो एंगल होगा तो 1, मतलब अगर शॉट्स एग्जैक्टली ऐसे खेले जाएं तो यहाँ इस केस में हम लोगों को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अगर वो सिर्फ, लेकिन इस केस में क्या होगा, बॉल ऊपर ही जाएगी, एक ग्राउंडेड शॉट होगा। जब हम दूसरी बात करते हैं यहाँ पर 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री पे हमने देखा हमारे पास वैल्यू बड़ी है, उसके बाद जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जाएंगे अपनी वैल्यूज जो होती है छोटी होती जाएगी, और 90 डिग्री पे एंगल क्या हो जाएगा, 0। मतलब अगर कोई शॉट 90 डिग्री पे खेला जाएगा तो उसमें बॉल का एक्स एक्सिस में या क्षितिज अक्ष में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम देखेंगे कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मैक्सिमम होता हुआ अपन को दिखेगा। तो यहां से कुल मिला के हमें बात ये समझ में आती है कि जब भी हम कभी दो प्लेन्स में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, जब हम दो एक्सिस में निकालना चाहते हैं, दो एक्सिस के बीच में निकालना चाहते हैं, तब हम लोगों को वेलोसिटी के कंपोनेंट्स भी दो पार्ट में डिवाइड करने पड़ते हैं। और जो एक्स एक्सिस या फिर क्षैतिज अक्ष या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो अपने कंपोनेंट होते हैं वो किसके साथ आते हैं, कॉस ऑफ थीटा के साथ आते हैं, क्योंकि थीटा का एंगल बढ़ाने पर हम देखते हैं कॉस की वैल्यू कम होती जाती है। और जब हम बात करते हैं वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस में हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते हैं हमारा आगे का डिस्प्लेसमेंट कम होता जाता है, बॉल जो होती है वो सीधी की तरफ ऊपर जाना शुरू कर देती है। तो हम कह सकते हैं कि वी वाई जो होगा वो वी साइन थीटा के बराबर होगा। अब हम इसकी इक्वेशन, जैसे अगर आपको कहा जाए कि धोनी ने शॉट मारा वो 30 डिग्री एंगल पे मारा तो वो बॉल कितनी दूर जाएगी, तो उसको निकालने के लिए क्या हम ये इक्वेशन यूज करेंगे? बिल्कुल हाँ, हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, लेकिन ये इक्वेशन को हम या तो एक्स एक्सिस में यूज करेंगे या फिर वाई एक्सिस में यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई भी इक्वेशन ऐसी नहीं है जो पूरे प्लेन का अपन को कैलकुलेशन दे। अब इसके लिए बच्चे क्या करते हैं, बच्चे एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं, जैसे मैक्सिमम हाइट या सबसे अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला बच्चे लोग रट्टा मार देते हैं, जिसका होता है v इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब बच्चे लोगों ने उसको रट्टा मारा, लेकिन थोड़ा सा सिचुएशन जब चेंज होती है तब वो उस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। तो अब हम इन्हीं इक्वेशन से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। चलिए आइए बच्चों, अब हम क्रिकेट के बेसिस पे एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो बहुत मजेदार होगा अपन को सॉल्व करना। जैसे एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। मतलब हम, जैसे कि अपन को इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, जब हम किसी बॉल को 30 डिग्री पर फेंक रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पर, अगर हम किसी बॉल को फेंकते हैं जिसकी स्पीड दी उन्होंने 28 मीटर पर सेकेंड, और आगे हमसे पूछा हुआ है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, अपन को बताना है ये मैक्सिमम कितने हाइट के ऊपर जाएगी। तो जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा, क्योंकि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं 30 डिग्री एंगल पे हमने 28 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बॉल को फेंका है, तो इसके दो कंपोनेंट जरूर होंगे, एक होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का हमें मालूम है यू एक्स इक्वल्स टू होगा यू कॉस ऑफ थीटा, मतलब u की वैल्यू तो हमें मालूम है 28 कॉस थीटा, थीटा की जगह आ जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री। तो ux की वैल्यू फाइनली हमारे पास, या क्षैतिज अक्ष में जो वेग है उसका जो वैल्यू होगी वो होगी 28, और cos 30 होता है √3/2, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं इसकी ऊर्ध्वाधर अक्ष में क्या वेग होगा। तो ऊर्ध्वाधर अक्ष की वेग का हमने मालूम, हमें पढ़ा हुआ है uy इक्वल्स टू होता है u साइन ऑफ थीटा। अब u साइन ऑफ थीटा, यहाँ पे थीटा का मान जो है वो 30 डिग्री है, तो उसकी वैल्यू भी यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा uy इक्वल्स टू u और साइन 30 डिग्री, ये हमारा ऊर्ध्वाधर अक्ष में वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा uy इक्वल्स टू u साइन 30 डिग्री, और u का मान जो कि प्रश्न में दिया गया है 28 मीटर पर सेकेंड, इसको यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो uy इक्वल्स टू 28 इंटू 1/2, इसको सॉल्व करने पर 2 1 2 एंड 2 14 28 मीटर पर सेकेंड, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें दोनों अक्षों में इसकी वैल्यू मिल गई। अब हम इसको किस तरह से मैक्सिमम हाइट निकालें, तो आपको मालूम है बच्चों, जब हम किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है, तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर
उसकी वेलोसिटी जो होती है वो 0 हो जाती है। आपने बच्चों देखा होगा जब हम किसी गेंद को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो गेंद का जब अपने हाथ से वो छूटती है तब उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब वो मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचती है तब उसकी स्पीड कम होते होते क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि इसकी जो फाइनल वेग है या फिर इसका जो आखिरी जो वेग होगा उसके मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब? हाईएस्ट पॉइंट पर। और शुरू में वेग हमने इसका निकाला जो था u y, जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी 14 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका है और ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ लेकर आ रही है, ग्रेविटी जो है उसको नीचे की तरफ खींच रही है, इसलिए एक्सेलरेशन का जो मान होगा वो क्या होगा, y अक्ष में ग्रेविटी का नेगेटिव होगा, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं और ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ लेके आ रही है। अब हम देखते हैं हमारी कौन सी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है और उस इक्वेशन को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट की। हमारे पास जो वैल्यू है u की वैल्यू है हमारे पास, v की वैल्यू हमारे पास है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो एक्सेलरेशन का काम कर रही है। अब हम इन वैल्यूज को देखते हैं हमारे कौन सा, और हमें निकालना क्या है, s निकालना है, और हम इन इक्वेशंस का यूज करके अब कोशिश करेंगे s की वैल्यू निकालना। तो हम बात करते हैं अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग अब हम वैल्यूज निकालते हैं। तो हम लोग बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि इनका रिलेशन जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देता है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे v का मान जो अपन ने पढ़ा 0 हो जाता है हाईएस्ट पॉइंट पर, तो 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे u का मान 14 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस 2as। a का मान यहाँ पे हमने देखा माइनस का g, और s का मान हमको निकालना है, s इज द मैक्सिमम हाइट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो s के बराबर होगा, तो यहाँ से हाइट जो होगी वो s होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो जाएगा 0 इक्वल्स टू 14 इंटू 14, इसको और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2gs। अब -2gs को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस 2gs हो जाएगा, तो हो जाएगा 2gs इक्वल्स टू 14 इंटू 14। अब जैसा कि हमें g का मान पहले से ही मालूम है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसका मान हमेशा कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू s इक्वल्स टू 14 इंटू 14 अपॉन 2 इंटू 9.8। g का मान जो होता है वो अर्थ के सरफेस पे 9.8 होता है। अब जब इनको कैलकुलेशन करके सॉल्व करेंगे तो देखते हैं यहाँ से 7 2 ज़ा 14 और इसको करेंगे 17 14 ज़ा 14, तो 1.4 आंसर आ जाएगा। और जब हम इसको और कैंसिल करेंगे 1.4 से 14 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसके बाद अपनी जो वैल्यू बचेगी वो होगी s इक्वल्स टू 2 10 ज़ा 20/2। तो हमारा फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर मैक्सिमम हाइट होगी, वो मैक्सिमम हाइट हमें मिलेगी h इक्वल्स टू 10 मीटर। मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा उसने मैक्सिमम हाइट कितना ट्रेवल किया होगा, 10 मीटर किया होगा। अब जब हम क्वेश्चन को देखते हैं तो इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा अपन को जो पहली चीज बोली थी अधिकतम ऊंचाई की गणना कीजिए, तो अधिकतम ऊंचाई की गणना हम कर चुके हैं। अब हमें इस प्रश्न में एक और बोला है उसी स्तर पर वापस पहुंचने में लगे गए समय की गणना कीजिए। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से फेंका गया है तो जिस पॉइंट से वो स्टार्ट हुआ है उसी पॉइंट पर आने में उसको कितना समय लगेगा, उसकी गणना करने को हमको कहा गया है। तो हम उसकी गणना करेंगे। फॉर टाइम टेकन, बच्चों हमें एक चीज मालूम है, जब हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान हम सेम रखते हैं, तो जितना समय किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय उसको नीचे आने में भी लगता है। हमें मालूम है सबसे ऊपर पहुंचने में जो वेग था उसकी मान क्या हो गया था, 0 हो गया था, और ऊर्ध्वाधर अक्ष में जो हमने ऊपर जाने वाला वेग रखा था उसका मान था 14 मीटर पर सेकेंड। और जैसा कि मैंने आपको बताया जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसको नीचे आने में लगेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ऊपर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो अपन लिखते हैं फॉर टाइम टेकन हाइट टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। सबसे
उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में उसको लगने वाला समय। तो हम यहाँ पे बात करते हैं v इक्वल्स टू u प्लस ए टी की, क्योंकि हमें v का मान मालूम है जो 0 है, u का मान हमें मालूम है 14, तो 14 रख देंगे, प्लस एक्सेलरेशन। अब ऊपर जाने की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन को क्या रखेंगे अपन, नेगेटिव, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 9.8 इंटू टी। हमें निकालना है t का मान, माइनस वाले को हम इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 9.8 इंटू टी इक्वल्स टू 14। और जब 9.8 को वापस अपन गुणा से उस तरफ भेजेंगे तो वो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो t बराबर आ जाएगा हमारे पास 14 अपॉन 9.8। इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से डिवाइड कर देते हैं ताकि हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएं। तो जब ऐसा करेंगे तो क्या आएगा, ये 14 इंटू 10 अपॉन 98। अब इसको वापस कैंसिल करते हैं हम। अब जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा t इक्वल्स टू 14 इंटू 10 अपॉन 98 एज इट इज मैंने लिखा। अब 2 से कैंसिल करते हैं, 2 7 ज़ा 14, 2 49 ज़ा 98, और फिर से इसको जब कैंसिल करेंगे तो t इक्वल्स टू होगा 7 1 ज़ा 7 एंड 7 7 ज़ा 49। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 10/7 सेकेंड्स को लगेंगे सबसे ऊपर पहुंचने में। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट को ऊपर ही पहुंचाना है और ऊपर से नीचे आने में जो समय लग रहा है वो भी निकालना है। तो जैसा कि हमें मालूम है जितना समय उसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय उसको नीचे आने में भी लगेगा। तो हम यहाँ पर टोटल टाइम निकालते हैं, तो टोटल टाइम हमारा आएगा, टोटल टाइम t बराबर t प्लस टी, ऊपर जाने का समय और नीचे आने का समय। अब ऊपर जाने के समय की बात करेंगे तो वो जाएगा 10/7, और नीचे आने के बाद समय की बात करेंगे तो वो भी होगा 10/7। इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा 20/7 सेकेंड्स। इसको 20/7 सेकेंड्स लगेंगे ऊपर जाने में और ऊपर से नीचे आने में। अब बच्चों जैसा कि अपन लोगों ने प्रश्न में पढ़ा था, इसमें एक और पार्ट था प्रश्न में जो एक और पार्ट था वो था फेंकने वाले बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहां गेंद उसी स्तर पर पहुंची है की गणना कीजिए। मतलब अब हमें निकालना है कि गेंद ने उस बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में कितना विस्थापन तय किया एक्स अक्ष में। तो अब हम इसी के लिए डेरिवेशन एक बार फिर से इसके लिए न्यूमेरिकल करेंगे। ये हमने माना अपना एक्सेस, और हमने जब ऑब्जेक्ट को फेंका तो वो कुछ इस तरह से आके गिरा, तो जो इसने मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया है एक्स एक्सिस में या क्षैतिज अक्ष में जो इसने अधिकतम दूरी तय करी है, अब हम उसकी गणना करेंगे। इसके लिए हमें मालूम है ux, क्योंकि हम यहाँ पे x अक्ष की बात करें तो ux का मान निकालेंगे। तो ux का मान हमने निकाला था 28 cos ऑफ 30 डिग्री, और cos ऑफ 30 डिग्री का मान भी हमने क्या निकाला था, √3/2। तो √3/2, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा 14√3। तो हमारे पास वेग आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालना है, और हमारे पास समय की मान दिया गया है। तो हमें मालूम है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। समय हमारे पास है और स्पीड भी हमारे पास है। और अगर हम बात करें त्वरण की, तो एक्स अक्ष में कोई त्वरण नहीं होता, कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है जो उसको रोक रहा है ऑब्जेक्ट को। तो d बराबर डिस्टेंस बराबर जो हमने r यहाँ पे एज्यूम किया है, r बराबर हो जाएगा स्पीड यानी हो जाएगा 14√3 इंटू समय जैसा हमने ऊपर ही निकाला समय का मान 20/7। तो यहाँ पे हम समय की जगह समय का मान पुट कर देंगे 20/7, 7 1 7, 7 2 14, r बराबर आ जाएगा हमारा 40√3 मीटर। इसी तरह हम किसी भी प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन और जैसा मैंने विस्थापन निकाला, विस्थापन क्षैतिज अक्ष में, विस्थापन उसका ऊर्ध्वाधर अक्ष में, और इसका समय, ये हम आसानी से जो हमने बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं उससे कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू।